हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ई फिजिक्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अपनी जो यूनिट चल रही है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और आज उसी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ओम्स लॉ। हालांकि ओम्स लॉ को आपने 10th में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम इस लॉ को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके हम दोनों रूपों से अपना मतलब है एक वेक्टर फॉर्म और एक स्केलर फॉर्म, ठीक है ना। दोनों फॉर्म्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ अपन इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है ना। तो डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद में फाइनली एक निष्कर्ष निकाला, और वो निष्कर्ष ये निकाला कि अगर कोई भी चालक, कोई भी कंडक्टर की भौतिक अवस्थाओं को हम ना बदलें, ठीक है ना, उनको स्थिर रखें। भौतिक अवस्थाओं से फिर से वही पुराना मतलब है कि ना तो आप उसके टेम्परेचर को बदल रहे हैं, ना आप उस पदार्थ के मटेरियल को चेंज कर रहे हैं, उस चालक के मटेरियल को भी नहीं बदलना है, और ना ही आप उसकी डेंसिटी को, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को, इन चीज़ों में से किसी भी कारक को अगर अपन चेंज नहीं करते हैं तो ऐसी अवस्थाओं में कोई भी कंडक्टर, कोई भी चालक के दोनों सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, हमेशा उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली, उस कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनेट होता है। यानी कि अगर मैं शो करूं कि किसी चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर हमने V आरोपित किया है, और उस विभवांतर के कारण चालक में I करंट फ्लो होने लगा, तो अपन कह सकते हैं ओम के नियम से V इज प्रोपोर्शनल टू I। ओके, V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल चिन्ह यहाँ से आप हटा सकते हैं, एक कांस्टेंट आता है उसकी जगह पर R इंटू आई। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है इसको प्रतिरोध बोलते हैं, R जो है इसको प्रतिरोध बोलेंगे। अब ये प्रतिरोध क्या होता है इसको आगे अलग से डिस्कस करेंगे। तो V इज इक्वल टू RI, ये हुआ ओम का नियम, ठीक है ना। इससे अगर मैं रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकालूं तो वो होगी V/I। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि किसी भी चालक के सिरों पर हमने जितना पोटेंशियल डिफरेंस आरोपित किया है और उससे जितना करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। इसकी जो यूनिट होगी रेजिस्टेंस की, अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को ओम भी बोल दिया जाता है। सिंबल आप इस तरह से शो किया करेंगे प्रतिरोध के मात्रक के लिए, ओम, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगर मैं यहाँ से एक ग्राफ खींचता हूँ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अगर एक ग्राफ खींचा जाए V और I के बीच में, ठीक है ना, इस वाले अक्ष पर अपन करंट लेके चल रहे हैं, इस वाले अक्ष पर अपन वोल्टेज लेके चल रहे हैं। तो क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I है, इसीलिए हमें जो ग्राफ से रेखा मिलेगी वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, किसी न किसी एंगल पे झुकी हुई। सपोज करिए ये इस अक्ष के साथ में थीटा एंगल पर झुकी हुई है, तो फिर हम इसकी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, यानी प्रवणता निकाल सकते हैं। अब इस तरह से प्रवणता निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि इस रेखा पर कहीं भी पास पास 2 पॉइंट ले लिए, और उन दोनों पॉइंट से 2 लंब आपने डाले करंट वाले अक्ष पर, और 2 लंब आपने डाले उसको वोल्टेज वाले अक्ष पर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की कोई वैल्यू होगी जो कि करंट की होगी, मैं उसको डेल्टा I से शो कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो भी वैल्यू होगी वो कि पोटेंशियल डिफरेंस की होगी, मैं उसको डेल्टा V से शो कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से एक सीधी लाइन खींचूँ तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो भी थीटा बनेगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू सेम, ये डेल्टा V, ऐसे ये जो वैल्यू होगी वो डेल्टा I, और इस ट्रायंगल से आप इसकी प्रवणता यानी कि टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि जब भी हमें ग्रेडियंट निकालना होता है तो अपन टेन थीटा को कैलकुलेट करते हैं। तो टेन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से अगर वैल्यू आप निकालेंगे टेन थीटा के लिए तो वो होगी डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा I का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो से हमें जो राशि मिलती है, जो क्वांटिटी मिलती है वो है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। इसका मतलब हमें इससे प्रतिरोध मिला, रेजिस्टेंस मिला। तो एक नई बात जो आपने यहाँ पर सीखी वो ये सीखी कि अगर V और I के बीच में ग्राफ खींचें, उस ग्राफ से जो भी हमें कर्व मिलेगा या जो भी हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, उस लाइन की जो प्रवणता होती है, जो ग्रेडियंट होती है, उस ग्रेडियंट से आपको उस चालक का, जिसके लिए आपने ये ग्राफ खींचा हुआ, उस चालक का आपको रेजिस्टेंस मिलता है, प्रतिरोध मिलता है।
तो ये प्रतिरोध निकालने का एक एक्सपेरिमेंटल तरीका हो गया। आपको एक्सपेरिमेंट के टाइम पे इस तरह से प्रतिरोध निकालना भी पड़ेगा, जो भी चालक जो भी कंडक्टर आपको दिया जाएगा। ये तो हो गई ओम्स लॉ की बातें। अब अपन इसका प्रूफ करते हैं। हालांकि जितने भी लॉज होते हैं, जितने भी नियम होते हैं, उनके जो प्रूफ होते हैं वो केवल एक्सपेरिमेंटल बेस पे किए जाते हैं, केवल प्रयोग द्वारा उनको चेक किया जाता है। तो अपन इसको प्रूफ ना बोलकर हम इसको वेरिफिकेशन बोलते हैं। अपन इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है ना, वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ को वेरीफाई करने से पहले आप थोड़ा 2-4 वो फॉर्मूले जो अपन पीछे डिस्क्राइब कर चुके हैं उनको एक बार नोट कर लेते हैं। जैसे एक जगह हमने फॉर्मूला निकाला था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, जो कि NEAVD। ठीक है, इसके अलावा हमने करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में भी एक संबंध निकाला हुआ है, जो था NEVD। ओके, ठीक है। इसके अलावा करंट डेंसिटी को आपने इस रूप में भी लिखा हुआ है, J=I/A। ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए भी हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ था, जो था VD=E/m। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। ये कुछ फॉर्मूले आपने निकाले हुए हैं। इसके अलावा एक रिलेशन आपने और पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और वो क्या था, E=V/D। ठीक है ना। इन कुछ फार्मूलों का यूज करते हैं हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए। तो एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ पहले। तो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम वो रिलेशन लेके चलेंगे जो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में आया हुआ है, यानी कि ये वाला रिलेशन, जो कि J=NEVD। यहाँ पर N क्या है, तो ये चालक या कंडक्टर के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और VD जो है वो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवाह वेग है। अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD की वैल्यू लिखूं तो वहाँ से आप देख सकते हैं E/m, वो वैल्यू VD की जगह रखेंगे तो J=NE²E/m। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं NE²/m/E। अब थोड़ा ध्यान देंगे, n जो है वो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, टो को हम विश्रांति काल यानी रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर मैं E की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर m की बात करी जाए तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या दोनों ही राशियाँ कांस्टेंट हैं? तो ये दोनों ही कांस्टेंट हैं। अब बात आ जाती है n और टो की। n जो है वो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। n की और टो, इन दोनों की वैल्यू जो है वो दो बातों पर मुख्य रूप से डिपेंड करेगी। एक तो मटेरियल क्या है, यानी कि अगर हम चालक के पदार्थ को चेंज करते हैं तो n और टो दोनों का मान बदल जाता है। दूसरा बात कि अगर हम चालक के पदार्थ को, मटेरियल को चेंज ना करें, उसके टेम्परेचर को भी अगर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर चेंज होने से भी n और टो की वैल्यू चेंज हो जाती है। सपोज करो अगर मैं कोई भी मटेरियल का या कोई भी चालक का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि उसके परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन्स अभी तक फ्री नहीं हो पाए, ठीक है ना, जो फ्री हो गए वो तो n, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अभी फ्री नहीं हो पाए हैं, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी जब एनर्जी देंगे हीट के, ऊष्मा के रूप में, तो कुछ इलेक्ट्रॉन और बाहर आने लग जाएंगे उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। तो ऐसी स्थिति में n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि कम टेम्परेचर पे कम इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। हम जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से बाहर निकलने लग जाएंगे, तो n की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरी बात, टो जो है वो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम है, यानी कि विश्रांति काल है। अब विश्रांति काल क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और यहाँ जाके किसी चीज़ से टकराया, ठीक है ना, फिर यहाँ से चलने के बाद में यहाँ आके किसी चीज़ से, यानी कि किसी परमाणु से टकराया, तो दो क्रमांगत टक्करों के बीच में यहाँ से यहाँ तक आने में जो भी टाइम लग रहा है वो है रिलैक्सेशन टाइम, यानी विश्रांति काल। अब ये टाइम जो होगा वो इसकी स्पीड पर डिपेंड करेगा। जितना स्लो इलेक्ट्रॉन चलेगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा उतना कम टाइम लगेगा। अब क्या होगा, जब आप किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन को कुछ न कुछ ऊर्जा मिली, एनर्जी मिली,
और उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यानी कि उसकी वेलोसिटी, उसका वेग बढ़ा। और जब उसका वेग बढ़ जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको अब थोड़ा कम समय लगेगा जब ज़्यादा स्पीड से चल रहा होगा। अगर समय कम लगेगा तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि विश्रांति काल यानी टो की वैल्यू घट जाएगी। तो इसका मतलब एन और टो की वैल्यू कुछ बातों पे निर्भर करती है, मुख्य रूप से दो बातों पे निर्भर करती है, चालक के मटेरियल पे, पदार्थ पर, और दूसरी बात डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। और अगर मैं इन दोनों ही चीज़ों को कांस्टेंट कर दें, यानी कि ना तो हम मटेरियल को चेंज कर रहे हैं और ना ही हम मटेरियल के टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, तो फिर एन और टो ये दोनों भी कांस्टेंट हो गए। इसका मतलब कंडीशन ये हो गई अब कि अगर हम कोई भी चालक की भौतिक अवस्थाओं को नियत रखें, ना तो मटेरियल चेंज कर रहे हैं ना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर एन और टो की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएंगी। ई और एम की वैल्यू तो पहले से ही कांस्टेंट है। इसका मतलब ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। कब? कंडीशन क्या? तो कंडीशन ये है कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, तब ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट। कौन सी? एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम, ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को हम अपनी तरफ से सिग्मा से शो करेंगे। और यहाँ पर ये जो सिग्मा है इसको पदार्थ की चालकता बोलते हैं, यानी कि कंडक्टिविटी। ठीक है ना, कंडक्टिविटी पे भी आगे चल के चर्चा करेंगे अलग से। तो इसकी जगह पर मैं यहाँ सिग्मा लिख सकता हूँ, तो ये नई लाइन अपने सामने जो आएगी वो J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। ठीक है ना, इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं J वेक्टर इज इक्वल्स टू, सबसे पहली बात तो J वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? तो धारा घनत्व की दिशा होती है धारा की दिशा में, और धारा की दिशा किधर होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी जिधर धनावेश चलता है। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन जो होगी वही यहाँ पर धारा घनत्व J की डायरेक्शन होगी। तो अपन लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ई वेक्टर। ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है इसको हम ओम के नियम का सदिश रूप यानी कि वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। तो या तो हम इसको वेक्टर फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है ना, ओम के नियम का सदिश रूप हो गया, या इसी को सूक्ष्म प्रारूप भी बोल देते हैं, माइक्रो फॉर्म। अब हम इसके दूसरे रूप यानी कि स्केलर फॉर्म की ओर चलते हैं। तो स्केलर फॉर्म को इसी से आगे बढ़ाते हैं, J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। अब J की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ I अपॉन ए, J इज इक्वल्स टू I अपॉन ए। ऐसे ही E की वैल्यू को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ V अपॉन एल। यहाँ पर V क्या है और L क्या है? तो L वो चालक की लंबाई है जो हम लेके चल रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना, ये लेंथ जो है वो L है, और V इसके दोनों सिरों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो विभवांतर आरोपित कर रहे हैं वो है V। तो ये दोनों वैल्यू हम ऊपर रखते हैं, I अपॉन ए इज इक्वल्स टू सिग्मा और E की जगह पर V अपॉन एल। यहाँ से V का मान अगर निकालें तो ये होगा 1 अपॉन सिग्मा इंटू एल अपॉन ए इंटू आई। 1 अपॉन सिग्मा, यहाँ 1 अपॉन सिग्मा को हम अपनी तरफ से मान के चलते हैं रो, ठीक है ना, यहाँ पर हमने अपनी तरफ से 1 अपॉन सिग्मा को मान लिया रो, और इसको बोलते हैं चालक या पदार्थ की प्रतिरोधकता, ठीक है ना, यानी कि रेजिस्टिविटी। इस पे भी आगे चल के बात करते हैं रेजिस्टिविटी का क्या मतलब होता है। तो इस लाइन में 1 अपॉन रो की जगह अपन 1 अपॉन सिग्मा की जगह पर अपन लिख सकते हैं रो। तो ये होगा V इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए इंटू आई। यहाँ फिर से आपने रो इंटू एल अपॉन ए को अपनी तरफ से मान लिया R, ठीक है ना, जिसको रेजिस्टेंस यानी कि जिसको हम प्रतिरोध बोलते आ रहे हैं शुरू से। तो ये प्रतिरोध, तब V इक्वल्स टू आर आई, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है इसको हम बोलते हैं ओम के नियम का अदिश रूप। तो हम इसको या तो स्केलर फॉर्म कह सकते हैं या फिर इसको बृहद प्रारूप यानी मैक्रो फॉर्म कह सकते हैं ओम के नियम की। ये सारी बातें हुई ओम के नियम के लिए।
तो पिछले टॉपिक में कुछ नई चीज़ें हमारे सामने निकल के आई हैं, एक बार उनको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी, चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस और चालकता यानी कि कंडक्टिविटी। ठीक है ना। प्रतिरोध को हम प्रदर्शित कर रहे हैं R से, प्रतिरोधकता को आप शो कर रहे हो रो से, चालकत्व को शो करेंगे कैपिटल G से और चालकता को शो करके आ रहे हैं पीछे सिग्मा से। ओके। वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रतिरोध और चालकत्व, कोई भी कंडक्टर का प्रतिरोध और चालकत्व एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये दोनों। यानी कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसका चालकत्व कम होगा, जिसका चालकत्व ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। ऐसे ही प्रतिरोधकता और चालकता भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जिस मटेरियल का, जिस पदार्थ का प्रतिरोधकता का मान जितना ज़्यादा, उस पदार्थ की चालकता उतनी कम। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्रतिरोध को थोड़ा क्लियर करते हैं। प्रतिरोध वास्तव में क्या रहा, मान के चलें मेरे पास में ये एक चालक है, कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, इस तरह से, और अभी तक मैंने इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित नहीं किया है। तो इसके जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे मान लो ये इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब अनियमित ऊष्मीय गति कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। और क्योंकि ऊष्मीय गति हो रही है इनके बीच में, तो नेट फ्लो जीरो होने के कारण इसमें अभी तक कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं इस पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दूं एक बैटरी के द्वारा, इस तरह से मैंने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, तो ये बैटरी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आरोपित हो गया, क्योंकि ये वाला सिरा हाई पोटेंशियल पर और ये वाला सिरा जो है वो लो पोटेंशियल पर है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो गई। ये सारे इलेक्ट्रॉन अब इधर चलना स्टार्ट कर देंगे। अनियमित गति तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने इधर एक अपवाह स्टार्ट कर दिया, ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो गई इस डायरेक्शन में। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आ रहे होंगे तो इनके मार्ग में पहले से बहुत से परमाणु भी उपस्थित होंगे। जैसे मान लो ये सब परमाणु हैं, ये वो परमाणु हैं जिनसे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं। ठीक है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन उधर से इधर चल के आते होंगे तो इनकी टक्करें होती हैं इन परमाणुओं से, और जब चलता हुआ कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकरा जाता है तो वो परमाणु उस इलेक्ट्रॉन के मार्ग में, उसकी गति में एक अवरोध उत्पन्न कर रहा है। बस इस अवरोध को ही हम उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना। जितना ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करेंगे ये परमाणु इलेक्ट्रॉन्स के मार्ग में, हम बोलेंगे कि उस चालक का प्रतिरोध उतना ज़्यादा है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स लगातार चलते रहते हैं, इनकी परमाणुओं से टक्करें होती रहती हैं और इनके मार्ग में लगातार अवरोध यानी कि प्रतिरोध उत्पन्न होता रहता है। सपोज करो 1 सेकंड में यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, अब वो 100 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इस वायर से चलते हुए ऐसे घूमते हुए वापस इसमें प्रवेश करेंगे, इसमें फिर से उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन यूं करके घूम के जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत डायरेक्शन में एक करंट फ्लो यहाँ पे होने लग जाएगा, जिसको हम I से शो कर रहे हैं। अब बस एक बार ये समझ लेते हैं कि कोई भी चालक इलेक्ट्रॉन्स के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, यानी किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसको समझने के लिए मान लें हम सेम मटेरियल के 2 चालक लेके चल रहे हैं, दोनों की अनुप्रस्थ काट यानी कि मोटाई एक जैसी है, एक चालक ये और दूसरा ये, दोनों की मोटाई हम सेम लेके चल रहे हैं, बस दोनों की लेंथ जो है, लंबाई जो है वो अलग अलग है, एक ए है और दूसरा बी है। ठीक है। दोनों में ही उधर से 100 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं। इनमें कौन सा चालक इलेक्ट्रॉन के मार्ग में ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा? तो आप क्लियरली ये समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवेश करके यहाँ तक पहुँचेंगे उनके मार्ग में परमाणुओं के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किया जाएगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कम परमाणुओं को फेस करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन इस चालक में चलेंगे उनको यहाँ से यहाँ तक आने में ज़्यादा परमाणु से टकराना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत सारे परमाणु मिलेंगे इनको टकराने के लिए। अपेक्षाकृत इस चालक में कम परमाणु मिलेंगे टकराने के लिए। तो जितनी ज़्यादा टक्करें होंगी उतना ज़्यादा अवरोध, उतना ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो अपन एक निष्कर्ष तो ये निकाल सकते हैं कि कोई भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा लंबाई होगी किसी भी चालक की, वो चालक धारा के मार्ग में या इलेक्ट्रॉन के मार्ग में उतना ज़्यादा अवरोध प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो R ∝ L, पहला निष्कर्ष।
दूसरी बात, फिर से सेम पदार्थ के दो चालक लेके चल रहे हैं। अब की बार दोनों की लंबाई हम समान लेके चलेंगे, लेकिन दोनों की अनुप्रस्थ काट जो है वो समान नहीं है, ठीक है ना। एक की मोटाई कम है, दूसरे की ज़्यादा है। इनमें भी 100-100 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं दोनों तरफ से। अब जरा आप सोचें कि अब ए और बी, इन दोनों में से कौन सा चालक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। तो अब यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाला रास्ता इलेक्ट्रॉन के चलने का ज़्यादा पतला है, ज़्यादा संकीर्ण है, ज़्यादा नैरो है। उसकी तुलना में ये वाला जो रास्ता है वो ज़्यादा खुला है, ज़्यादा चौड़ा रास्ता है। तो जितना खुला, जितना चौड़ा रास्ता होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स को चलने में उतनी ज़्यादा सुविधा रहेगी। अपन ऐसे सोच सकते हैं कि कोई भी पाइप जितना मोटा होगा, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा अनुप्रस्थ काट का पाइप है उसमें पानी उतने आसानी से प्रवाहित हो सकता है, और जितना पतला संकीर्ण पाइप होगा उसमें पानी को प्रवाहित होने में उतनी ज़्यादा प्रेशर लगाने की पीछे से आवश्यकता पड़ेगी। तो स्वतंत्रता पूर्वक अगर इलेक्ट्रॉन्स को चलना है तो इस चालक में इलेक्ट्रॉनों को चलने में थोड़ी ज़्यादा अवरोध का सामना करना पड़ेगा इस चालक के कंपैरिजन में। तो मैं कह सकता हूं कि जिस चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना कम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के मार्ग में उतना ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा। इसका मतलब ऐसी स्थिति में जो प्रतिरोध होगा चालक का वो उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। तीसरी स्थिति आप ऐसे देखें कि आपके पास में फिर से दो चालक हैं, दोनों की लंबाई भी समान, दोनों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समान है, लेकिन इन दोनों का अब की बार मटेरियल यानी पदार्थ सेम नहीं है। हर तरीके से एक समान है ये दोनों, लेकिन इन दोनों का मटेरियल सेम नहीं है। मान के चलो इनमें से ये वाला जो चालक है वो लोहा और ये वाला जो चालक है वो कॉपर। अब सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों की लंबाई चौड़ाई बेशक समान है, लेकिन क्या ये अब दोनों एक जैसा अवरोध उत्पन्न करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के मार्ग में? तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम नहीं है। अगर दोनों का मटेरियल सेम नहीं है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का एटॉमिक डेंसिटी यानी परमाणविक घनत्व तो भी सेम नहीं होगा। किसी में परमाणुओं का घनत्व ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होगा वो अवरोध भी सेम नहीं होगा। तो तीसरा निष्कर्ष हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि कोई भी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो उस चालक के मटेरियल पर यानी पदार्थ पर भी निर्भर करता है। इन सारी बातों को अगर मैथमेटिकल वे में लिखा जाए तो अपन यहाँ से ले सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि R प्रोपोर्शनल टू L/A, और प्रोपोर्शनल साइन यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है रो, R इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A। यहाँ रो जो है इसको हम बोलते हैं चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता, ठीक है ना। जो भी चालक होता है उसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी बोली जाती है यहाँ पर रो, ठीक है ना। इसका मान चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। अलग अलग सब पदार्थों के लिए रो का मान जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो तीसरी बात ये वाली यहाँ से निकल के आती है कि कोई भी चालक का प्रतिरोध जो होता है इसकी लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है ना। अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, उसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है, और पदार्थ पर यानी कि मटेरियल पर डिपेंड करता है कि चालक किस पदार्थ का बना हुआ है। तो ये किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। हर पदार्थ के लिए रो की वैल्यू अलग अलग होती है। आप अपनी बुक में जो टेबल दे रखी होगी उससे आप देख सकते हैं कि कौन से पदार्थ की कितनी प्रतिरोधकता, कितनी रेजिस्टिविटी होती है। जिस पदार्थ के लिए रो का मान जितना कम होगा वो पदार्थ उतना अच्छा चालक, यानी जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता जितनी कम होगी उस पदार्थ की चालकता उतनी ज़्यादा होगी। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये तो बात हो गई मैथमेटिकल वे में। अब मैं एक बार तुम्हें फील करा देता हूँ कि वास्तव में प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मतलब क्या है। प्रतिरोध तो अपने समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन जब चालक में चल रहे होते हैं तो परमाणु उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं टक्करों की वजह से। उस अवरोध को ही हम बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोधकता क्या है? तो प्रतिरोधकता वास्तव में मटेरियल की प्रॉपर्टी है, पदार्थ की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। ये अभिलाक्षणिक गुण से मतलब क्या है कि हर पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ के साथ साथ उसके टेम्परेचर पर, दूसरी भौतिक अवस्थाओं पर भी निर्भर करती है। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में आपको थोड़ा सा अंतर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रतिरोधकता किसका गुण है
और प्रतिरोध किसका गुण है, ठीक है ना। प्रतिरोधकता जो है वो तो पदार्थ का गुण होता है, पदार्थ को चेंज करूंगा तो प्रतिरोधकता बदलेगी, पदार्थ को चेंज नहीं करूंगा तो प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि प्रत्येक पदार्थ करंट के मार्ग में, धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति रखता है। बस ये अवरोध उत्पन्न करने की जो प्रवृत्ति होती है, इसी को हम उस चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है ना। ये जो गुण है अवरोध उत्पन्न करने का, कि इसको कितना अवरोध उत्पन्न करना है, इस गुण का जो नाम है वो प्रतिरोधकता। और इस गुण की वजह से चालक या धारा के मार्ग में कितना अवरोध उत्पन्न हो गया, उस अवरोध को हम बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है ना। एक तो इसकी हैबिट है पदार्थ की कि इसको अवरोध उत्पन्न करना ही करना है, इस हैबिट को, इस टेंडेंसी को तो हमने बोल रखा है प्रतिरोधकता। और उस टेंडेंसी, उस प्रवृत्ति की वजह से जितना चालक के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो गया, उस अवरोध को हम बोलेंगे चालक का प्रतिरोध। थोड़ा और क्लियर करवा दूं मैं, मान के चलें अपने पास में फिर से दो चालक हैं, सेम लंबाई भी उनकी सेम है, अनुप्रस्थ काट भी उनका सेम है, केवल मटेरियल उनका जो है वो अलग अलग है, ठीक है ना। मान के चलें अपने पास में ये जो ऊपर वाला चालक है वो लोहे का, ठीक है, नीचे वाला जो चालक है वो तांबे का यानी कॉपर का है। अगर हम ध्यान से देखेंगे अपनी बुक में तो आपको ये पता चलेगा कि कॉपर की प्रतिरोधकता जो होती है वो कम होती है लोहे की तुलना में। इसका मतलब इसका प्रतिरोध लगाने का जो गुण है, धारा के, करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का जो गुण है वो कॉपर में कम होता है, लोहे में ज़्यादा होता है। अगर मैंने अभी इनकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम ले रखी है तो क्या ये दोनों सेम अवरोध उत्पन्न करेंगे धारा के मार्ग में? तो बिल्कुल सेम अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। क्यों सेम अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कॉपर की कम होती है, यानी इसका धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का जो गुण होता है वो कम मात्रा में होता है, इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसका मतलब अभी तक लोहा ज़्यादा अवरोध, ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा करंट के मार्ग में। अगर मैं मान लूँ कि इसका प्रतिरोध 1 ओम है तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम से कुछ कम रहेगा, या हो सकता है मैं इसका 1 के बजाय अगर 2 ओम मान लूँ तो हो सकता है इसका प्रतिरोध 1 ओम हो। लेकिन अगर मैं इसकी लंबाई बढ़ा के 3 गुनी कर दूँ पहले की तुलना में, ये अभी भी लोहे का, ये अभी भी कॉपर का, लेकिन इसकी लंबाई अब इस वाले वायर की तुलना में 3 गुनी कर दिया आपने, तो जैसे ही मैं लंबाई बढ़ाता हूँ तो जितने गुनी लंबाई करूँगा उतने ही गुना प्रतिरोध हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अब इसका प्रतिरोध हो गया 3 ओम। क्या चीज़ बदली और क्या चीज़ नहीं बदली? हमने मटेरियल को चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। ये लोहा है, ये कॉपर है, तो इनकी प्रतिरोधकताएं तो जितनी थी उतनी रहेंगी, क्योंकि लोहा चाहे वो छोटे आकार का हो चाहे बड़े आकार का हो, जब तक मटेरियल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई चौड़ाई पर डिपेंड करता है। जो अभी 1 ओम का प्रतिरोध था कॉपर के तार का, उसी कॉपर के तार की लंबाई अगर हमने और बढ़ा दी है तो उसी कॉपर के तार का प्रतिरोध 1 से बदल के 3 ओम हो गया। इसका मतलब कोई भी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो मटेरियल के साथ साथ, मटेरियल पर तो डिपेंड करता ही करता है, पहले 2 था इसका और इसका 1 था, लेकिन इसके साथ साथ क्या इनकी लंबाई चौड़ाइयों पर भी निर्भर करता है, ठीक है। हमने इसकी लंबाई को बढ़ाया तो प्रतिरोध भी बदल गया। तो इस पूरी कहानी से फाइनली निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रतिरोधकता कोई भी चालक के पदार्थ का गुण होता है, या मैं कह सकता हूँ पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है। अभिलाक्षणिक गुण से मतलब जो उसके लक्षणों पे, टेम्परेचर पे, डेंसिटी पे, ह्यूमिडिटी पे, मटेरियल पे, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है प्रतिरोधकता का मान। और प्रतिरोध का मान इन चीज़ों के अलावा, यानी कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण के अलावा उसके भौतिक गुणों पर भी निर्भर करेगा, उसके आकार आकृति पर भी निर्भर करेगा। तो प्रतिरोधकता किसी भी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है, लेकिन प्रतिरोध जो है वो पदार्थ के प्रतिदर्श का गुण होता है, कि वही कॉपर का तार जिसका नमूना हमने इस तरह का लिया था, प्रतिदर्श यानी कि सैंपल, नमूना, ठीक है ना, उसी सैंपल को हमने बदल के इस रूप में कर दिया, या फिर मैं इसको और मोटा या पतला कर सकता हूँ। तो जैसे ही आपने उस चालक के बनावट में परिवर्तन किया, कॉपर ही रहा, यानी मटेरियल में परिवर्तन नहीं किया, लेकिन बनावट में जैसे ही परिवर्तन किया है, आकार आकृति में परिवर्तन किया, तो प्रतिरोध बदल गया। ये क्वेश्चन भी 1-2 बार बोर्ड में पूछा गया है कि हमारे पास एक ही धातु के 2 तार हैं और उनकी लंबाइयों का अनुपात मान लो उन्होंने बता दिया 1:2,
या हो सकता है उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफलों का अनुपात उन्होंने बता दिया 3:2। तो आपसे पूछा गया कि इनकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात क्या होगा। तो आपका पूरा क्वेश्चन आगे खत्म हो जाता है जब स्टार्टिंग में उसने ये बोल दिया है कि दोनों तार जो हैं वो एक ही धातु के हैं। अगर एक ही धातु के तो दोनों की प्रतिरोधकता सेम, लंबाई भले ही उनकी कम ज़्यादा हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भले ही कम ज़्यादा हो, लेकिन अगर मटेरियल सेम है इसका मतलब दोनों की प्रतिरोधकता सेम है। और अगर प्रतिरोधकता सेम है तो दोनों की प्रतिरोधकताओं का अनुपात 1:1 होगा। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता जो होती है वो पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है, और प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ के प्रतिदर्श का, यानी कि मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उसकी आकृति, आकार यानी बनावट पे भी, संरचना पर भी निर्भर करता है कि ये जो पदार्थ है, ये जो चालक है वो आकार में, लंबाई में कितना बड़ा है, अनुप्रस्थ काट कितनी है, कम है या ज़्यादा है, इन बातों पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। अगर हमारे ये दो बातें क्लियर हो जाती हैं, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, तो चालकत्व और चालकता इनके जस्ट अपोजिट हैं। प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वो चालकत्व, प्रतिरोधकता का जो अपोजिट होगा वो चालकता। यानी मैं कह सकता हूं कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी हम कह सकते हैं कि सिग्मा अगर चालकता है तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ, यानी कि चालकता जो है वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है। ऐसे ही चालकत्व को अगर जी से रिप्रेजेंट करें तो ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जितना अच्छा चालक होगा, यानी कि उसकी चालकता जितनी ज़्यादा होगी उसकी प्रतिरोधकता उतनी कम होगी, या कोई भी पदार्थ जितना खराब चालक होगा उसकी प्रतिरोधकता उतनी ज़्यादा होगी, यानी उतना अच्छा प्रतिरोधक वो होगा। एक बार इनके मात्रकों पे थोड़ा और ध्यान दें। जैसे प्रतिरोध का मात्रक हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो यहाँ से अगर मैं प्रतिरोधकता की वैल्यू निकालूं, यानी रो की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो ये आएगी RA/L। अब यहाँ से आप इसकी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं प्रतिरोधकता की। तो यहाँ से अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं क्या होगी, ओम प्रतिरोध की यूनिट, एक क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर अपॉन L, तो मीटर, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और यूनिट बनेगी ओम मीटर। तो ये प्रतिरोधकता की यूनिट हो गई ओम मीटर, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम चालकत्व की यूनिट को कैलकुलेट करें तो ये इसकी अपोजिट, ठीक है ना, चालकत्व यानी सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ होता है। इसकी यूनिट अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी यूनिट की जस्ट अपोजिट, यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है ना। अच्छा, ओम इनवर्स को इस तरह से भी शो कर देते हैं, ओम इनवर्स यानी कि ओम का अपोजिट, तो उल्टा बना के इस तरह से भी शो कर देते हैं। तो ओम इनवर्स मीटर, और इसको अब हम ओम इनवर्स न बोलकर इसको बोला जाता है महो, ठीक है ना, ओम का जस्ट अपोजिट महो। तो आप इसकी यूनिट को ऐसे ही बोल सकते हो महो मीटर इनवर्स। ऐसे ही कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस, चालकत्व की यूनिट क्या होगी, तो चालकत्व की यूनिट आप यहाँ से कैलकुलेट करें इसकी 1/r, तो मैं इसकी यूनिट को लिख सकता हूँ 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स या फिर महो, ठीक है ना, MHO।